डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ जीएस मॉक टेस्ट 76, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स के बारे में दे दूं, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से। अगर आप चाहें तो इस पुस्तक को अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है? तो किस अभिलेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक कहा है? मास्की अभिलेख में, भ्राभु वैराट अभिलेख में, नेतुर अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ए। मास्की अभिलेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक कहा है। और अगर हम बात करें ये अभिलेख कहाँ स्थित है, तो ये अभिलेख कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। इसी अभिलेख में अशोक का नाम भी मिलता है, ये याद रखिएगा। इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक भी मिलता है। तो अगर पेपर में कभी पूछे तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। जब हम भ्राभु बैराट अभिलेख की बात करें तो भ्राभु बैराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। तो पेपर में अगर आपसे पूछेगा कि अशोक का नाम प्रियदर्शी किस अभिलेख में मिलता है, तो आप याद रखेंगे भ्राभु बैराट अभिलेख में। ठीक है। और अगर अब आपसे पूछे कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे मास्की अभिलेख में। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। दूसरा है वज्जी 8 राज्यों का संघ था। जब हम मल महाजनपद की बात करते हैं तो मल महाजनपद के 2 कैपिटल्स थे, जो कि बिल्कुल सही है। और वाजी वॉज अ यूनियन, वज्जी वॉज अ यूनियन ऑफ 8 स्टेट, ये भी आपका सही है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है सी। अब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। जब भी हम मल महाजनपद की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि मल महाजनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। और मल महाजनपद की जो 2 राजधानियां थी वो थी कुशीनगर, ठीक है, जिसको कि कहीं कहीं आपको कुशीनारा मिलता है, और दूसरी राजधानी इसकी थी पावा। जब हम कुशीनगर की बात करते हैं क्लास, तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। और जब हम पावा की बात करते हैं तो यहाँ पर महावीर स्वामी को निर्वाण मिला था, यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। वज्जी की अगर हम बात करेंगे तो वज्जी गंगा के उत्तर में तिरहुत प्रमंडल में स्थित है और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी वैशाली थी। अब क्लास यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो 16 महाजनपद है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनके कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं। अंग की बात करें तो अंग जो थी महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। क्लास पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, महाजनपद के नाम एक तरफ लिखे रहते हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी लिखी रहती है, तो इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। मगध की बात करें तो मगध की जो राजधानी थी वो आपकी बदलती रहती थी, राजगृह रह चुकी थी वैशाली और पाटलिपुत्र। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। अगर पेपर में कभी आपसे पूछेगा कि 16 महाजनपद में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो आप याद रखेंगे मगध। ठीक है। काशी आप सभी को पता है वाराणसी, ठीक है, ये आपके बनारस में है, उत्तर प्रदेश में है। वत्स की जब हम बात करते हैं तो कौशाम्बी, ठीक है, ये कहां पर है? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। जो भी महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में है उनके नाम तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यूपी स्पेशल में ये प्रश्न बना के पूछ ले। वज्जी की जब हम बात करते हैं तो वैशाली, विदेह, मिथिला,
ठीक है, और आपको पता है ये बिहार क्षेत्र में है। कौशल की अगर हम बात करेंगे तो श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, और आपको पता है ये कहां पर है, ये आपके फैजाबाद में है, ठीक है, अयोध्या में है। अब तो अयोध्या पूरा फैजाबाद को भी अयोध्या कहने लगे हैं ना, तो अयोध्या में है, ठीक है, याद रखिएगा यूपी में है। अवंती की जब हम बात करेंगे तो उज्जैन महिष्मती, ठीक है, मध्य प्रदेश में। मल की बात करेंगे तो कुशावती, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में। देखिए अगर यूपी स्पेशल का प्रश्न बनाना होगा तो हो सकता है कुछ महाजनपद के नाम आपको दे दे और आपसे पूछ ले कि ये महाजनपद, इनमें से कौन से महाजनपद आपके यूपी में है, तो आप याद रखेंगे कौशल, मल, ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। पंचाल की अगर हम बात करेंगे तो अहिछत्र इसकी राजधानी थी, काम्पिल इसकी राजधानी थी, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसी तरीके से कुरु की बात करेंगे तो इंद्रप्रस्थ, ठीक है। मत्स्य की बात करेंगे तो विराटनगर। एक बार यूपी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया था कि विराटनगर कहां पर आपका स्थित है, ठीक है, तो विराटनगर की राजधानी क्या है, मतलब विराटनगर किसकी राजधानी थी, तो मत्स्य की थी, याद रखिएगा। और इसकी लोकेशन क्या है, राजस्थान। ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। कंबोज हटक, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। सुरसेन की बात करेंगे मथुरा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। अस्मक की बात करेंगे तो पोतन। अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पेपर में कभी आपसे पूछे कि एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में है, साउथ इंडिया में है, ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है अस्मक, और इसकी राजधानी क्या है, पोतन, ठीक है। ये देखिए दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र है ये, तो हो सकता है पूछ ले किस नदी के आसपास का क्षेत्र, तो गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी है प्रश्न बनने की जिन जिन टॉपिक से, वो मैं आपको बताती हुई चलती हूँ। गांधार की अगर हम बात करें तो तक्षशिला, ठीक है, ये आपका कहाँ है, ये आपका पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। हो सकता है पेपर में ये भी पूछ सकता है आपका पाकिस्तान में कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि आपसे पूछा गया है कौन सा असत्य कथन है। तो एक एक कथन को पढ़ते हुए चलिए। सबसे पहला कथन क्या है, गुप्त काल में कुमारमात्य सबसे प्रमुख अधिकारी था, ठीक है, कुमारमात्य जो था वो गुप्त काल में सबसे प्रमुख अधिकारी था। दूसरा आपका दिया गया है, गुप्त काल में सती प्रथा की पहली घटना का उल्लेख मिलता है। रावण वध वत्स भट्ट की रचना है। न्यायावतार अमर सिंह की रचना है। तो यहां पर आपका कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करें कुमारमात्य वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफिसर इन द गुप्ता पीरियड, ये आपका बिल्कुल सही है। फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ सती प्रैक्टिस इज मेंशन्ड इन द गुप्ता पीरियड, ये भी आपका सही है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर रावण वध, इसको रावण वध ही करिएगा। रावण वध किसके द्वारा लिखा गया है, वत्स भट्ट द्वारा, ये भी आपका सही है। न्यायावतार की अगर हम बात करें तो वो अमर सिंह की रचना नहीं है, ठीक है, वो किसकी रचना है, वो आपकी सिद्धसेन की रचना है, ठीक है, सिद्धसेन की। अब व्याख्या में इसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर पता चल गया ना, सही उत्तर क्या है, डी आपका सही उत्तर। व्याख्या देख लेते हैं। न्यायावतार की बात अगर हम करें तो सिद्धसेन की रचना है ये, जबकि अमर सिंह की रचना की अगर हम बात करें तो अमरकोश जो है, अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया है, अमर सिंह द्वारा लिखा गया है। और आपको पता होना चाहिए कि अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। गुप्त काल में साम्राज्य के मुख्य पदों पर काम करने वाले कर्मचारी को कुमारमात्य कहा जाता था, जो कि बिल्कुल सही है। और गुप्त काल में ही सती प्रथा का प्रथम बार उल्लेख एरंट स्तंभ से, एरंट इंस्क्रिप्शन से मिलता है। तो पेपर में डायरेक्ट प्रश्न ये भी बन सकता है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां, किस अभिलेख से मिलता है, किस स्तंभ से मिलता है। तो आप याद रखेंगे एरंट स्तंभ शिलालेख से मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछा भी गया प्रश्न है, इसलिए हमने रिपीट कर लिया। यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में ही है क्लास, लेकिन एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। जो भी जहां पर भी स्टाल लगाया जा रहा है उसको जरूर याद रखिएगा। चलिए चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। ये प्रश्न हमने पहले भी डिस्कस किया है। कृष्णदेव राय विजयनगर के किस वंश के शासक थे। तो कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे, तुलुक वंश के थे, ठीक है। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है।
अब यहाँ पर क्लास हम कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि कृष्णदेव राय से ही रिलेटेड है। सबसे पहला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? ये भी हमने डिस्कस किया। बताइए किस शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी? नांगलपुरा की, ठीक है, नांगलपुरा की। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर एक और प्रश्न है कृष्णदेव राय से रिलेटेड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा कृष्णदेव राय के संबंध में सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा, सही नहीं है बोला गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वे तेलुगु और संस्कृत के महान विद्वान थे, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। विदेशी यात्री डोमिंगो पेस ने अपने दरबार का दौरा, इनके दरबार का दौरा किया था, ठीक है, ऐसे आप इसको लिखिए, विदेशी यात्री डोमिंगो पेस ने इनके दरबार का दौरा किया था, ये भी आपका सही है। बारबोसा ने अपने साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और समानता के लिए उनकी प्रशंसा की थी, ये भी आपका सही है, ठीक है। उन्होंने संस्कृत में अपनी महान रचना अमुक्त माल्यादा लिखी थी, ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर रचना तो एकदम सही दी गई है, लेकिन ये संस्कृत उसमें नहीं लिखी गई है, ये आपका तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप याद रखेंगे। जैसे डोमिंगो पेस की अगर बात करें, वो किसके दरबार में आया था, तो आप याद रखेंगे डोमिंगो पेस जो था वो एक पुर्तगाली यात्री था, जो कि किसके समय में आया था? राजा कृष्णदेव राय के समय में आया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कि उनसे रिलेटेड है, हमने डिस्कस कर लिया है, तो हम फिर इसको डिस्कस नहीं करते हैं। आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए पांचवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। वर्ष 1605 से 1627 तक का समय किसका शासनकाल माना जाता है? तो ये एक आसान सा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या होगा? जहांगीर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। 1605 से 1627 जहांगीर ने शासन किया था, ठीक है। 1555 से 1605 तक अकबर ने, दिख रहा है आपको। और शाहजहां की बात करें तो 1627 से 1658 तक शाहजहां ने, ठीक है। और 1658 से 1707 तक किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। छठवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद में वर्ष 1757 से 1813 का समय क्या कहलाता है? द पीरियड फ्रॉम द 1757 टू 1813 इन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इज regarded as the phase of commercial capitalism, the phase of industrial capitalism, the phase of financial capitalism, या फिर none of the above। तो यहां पर इस फेज को हम कहते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। यहां पर आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है। अब क्लास यहां पर आप लोग देख लीजिए व्याख्या में, जब हम बात करते हैं 1757 से 1813 तक का, आपको पता है ना 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था, फिर इसके 20 साल बाद एक और चार्टर एक्ट आया था 1833 में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है 1857 का रिवॉल्ट होता है बीच में, फिर उसके बाद आपका 1858 में आपका एक एक्ट आता है। तो उसी के बेस पर है, जरा देखिए यहां पर जब हम वाणिज्यिक पूंजीवाद की बात करते हैं तो ये 1757 से 1813 तक चला है, ठीक है। फिर उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद चरण की हम बात करते हैं तो ये 1813 से 1858 तक चला है। और वित्तीय पूंजीवाद चरण की अगर हम बात करेंगे तो 1860 के बाद ये वित्तीय पूंजीवाद कहा जाता है उसको। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए, एंग्लो मैसूर युद्ध से है, जो कि हमने कई बार डिस्कस किया है आप लोगों से। क्या है? तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली? यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहां पर हम देख लेते हैं एक बार, जब भी हम प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर की बात करते हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करते हैं, तो ये कब हुआ है? 1767 से 1769 तक ये चला है, ठीक है। ये किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच में और हैदर अली थे उस समय, ठीक है। और यहां पर आप याद रखिएगा, ये चीज आप याद रखिएगा
फिर इसके बाद दूसरे की हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की, तो ये 1780 से 84, ठीक है। ये किसके किसके बीच में हुआ है? यहाँ पर इस समय हैदर अली थे, टीपू सुल्तान थे और हेक्टर मुनरो थे और आर्कुट थे। ये चीज याद रखिएगा, नाम पूछा नहीं जाता है लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं। मेनली ट्रिटी पूछी जाती है क्लास, जो कि आपको याद रखना चाहिए कि कौन कौन सी ट्रिटी हुई थी। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की, तो यहाँ पर देखिए ट्रिटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम दिख रहा है यहाँ पर। जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करेंगे तो ये 1790 से 92 तक चली और इस समय हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अब उनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान, वो नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? कॉर्नवालिस था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की बात करेंगे तो 1799, ठीक है। यहां पर आपको पता है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और यहां पर आपका बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम एंड मेलावे होता है और श्रीरंगपट्टनम पूरी तरीके से सीज कर लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? तो कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी इसको देखते हैं। अगर हम बात करें गांधी इरविन पैक्ट की, तो आप सभी को पता है कि गांधी इरविन पैक्ट किस समय हुआ है? जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तो उसके पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो वो कौन सा समय था? 1931 का समय था, ठीक है। फिर गांधी इरविन पैक्ट के बाद भगत सिंह को फांसी दी जाती है, ये भी आपको पता होगा। देखिए ये एक हिस्ट्री है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी पता है तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। ईयर याद करने बैठेंगे तो नहीं याद रहेगा। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले साइमन कमीशन आया, ठीक है। साइमन कमीशन आया, आप लोगों को ऐसे एक स्टोरी की तरह सुनिए। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं थे, इसी वजह से इसका विरोध किया जा रहा था। साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट जब चल रहा था तो इसी समय लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। साइमन कमीशन के साथ साथ यहां पर भारत में नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है, 1928 में, और एक साल का समय दिया गया था कि नेहरू रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन 1929 आते आते नेहरू रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं की गई। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में क्या कह दिया? हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, हमको स्वराज नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। और 26 जनवरी को हम हर साल पूर्ण स्वराज दिवस की तरह मनाएंगे। आईएनसी के लाहौर सेशन को जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसाइड किया था। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इधर साइमन कमीशन की भी रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई रहती है। अब नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, कहती है हम पूरी तरीके से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट करते हैं। बल्कि भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको कि हम कहते हैं। महात्मा गांधी दांडी मार्च करते हैं साबरमती आश्रम पे, फिर वहां पर एक मुट्ठी नमक उठाकर, जो नमक कर जो आपका वो चलता था, उसको ब्रेक करते हैं और कहते हैं आज से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पार्टिसिपेट करती है और आप सभी को पता है उस समय कांग्रेस भारत की एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी और जब इतनी बड़ी पार्टी ही नहीं बैठी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई कंक्लूजन नहीं निकला, इसीलिए बोला गया अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को भी लाना था, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी लाना था, इसलिए यहां पर बोला गया इरविन को, इरविन इस समय वॉइस रॉय था कि कुछ भी करो कांग्रेस को मनाओ कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए। और यहाँ पर एक पैक्ट साइन किया गया जिसको कि हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें कि गांधी जी कहते हैं ठीक है हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे पॉज लगाते हैं, हम चलते हैं। कुछ शर्तें रखी गई थी गांधी जी ने जिसको कि इरविन ने माना और फिर आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन आप सभी को पता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड की बात कर दी गई थी, ठीक है, जिसके तहत गांधी जी बहुत नाराज हो गए, भारत आ गए और यहाँ पर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ जिसको कि पूना पैक्ट कहते हैं। तो अगर आप इस तरीके से चीजों को याद कर रहे हैं, आपके दिमाग में पूरी स्टोरी बनी हुई है, तो आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको ईयर भी नहीं पता है और आपको ये पता है कि गांधी इरविन पैक्ट के बाद भगत सिंह को फांसी मिली है,
इसीलिए बहुत लोग गांधी जी से थोड़ा सा वो भी थे, इस को लेके अगेंस्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, फिर भगत सिंह को फांसी हुई है। और पूना एग्रीमेंट, पूना पैक्ट तो तब हुआ है जब महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आ जाते हैं 1932 में। वो तो बात का समय है। अब इसी में अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ पे क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड एट द लास्ट मोमेंट, सबसे आखिरी में कौन सा हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पर, जब भी हम गांधी इरविन की बात करते हैं तो ये 5 मार्च 1931 में हुआ है। ठीक है, 23 मार्च आप सभी को पता है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई। ठीक है, और इसके बाद आपका कराची सेशन होता है, जो कि आपका 26 मार्च के अगर हम देखें करीब है, तो इसके बाद होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका 1932 में आपका पूना पैक्ट होता है, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आ जाते हैं। तो 8वें का डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, नवजीवन दिया है, यंग इंडिया दिया है, न्यू इंडिया दिया है और हरिजन दिया है। तो यहाँ पर जब भी हम न्यू इंडिया की बात करते हैं क्लास, तो न्यू इंडिया के संपादक कौन थे, संपादन इसका किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, कॉमनवेल्थ की बात करेंगे, कॉमनवेल्थ के संपादन किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। लेकिन नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा इसका संपादन किया गया है, महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए, इतनी चीजें याद रखिएगा क्लास। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 10वां प्रश्न, शिक्षा पर सर्जन योजना किस वर्ष लाई गई थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है। तो सर्जन योजना कब आई थी, 1944 में आई थी। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर देख लीजिए, इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया है, एक बार मैं आपको और रिवाइज कराऊंगी। यहाँ पे जितने भी कमीशन आपको दिए गए हैं ये आपकी शिक्षा से रिलेटेड है। यहाँ पर आप याद रखिएगा कौन वॉइस रॉय था, कौन सा कमीशन था और किस ईयर आया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, लॉर्ड रिपन के समय 1880 में हंटर कमीशन आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर लॉर्ड कर्जन के समय यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, या फिर कहीं कहीं आपका लिखा रहता है रेले कमीशन। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी कमीशन या फिर रेले कमीशन दिया हो वो 1902 में आया था। किसके समय आया था, लॉर्ड कर्जन के समय आया था। ऐसे ही यहाँ पर मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि अगर वुड डिस्पैच के बारे में पूछेगा तो वुड डिस्पैच किसके समय पे आया है, बताइए, लॉर्ड डेलहाउसी के समय पे आया है। याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो इनके समय पे सेडलर कमीशन आया है। कभी कभी पेपर में जो कमीशन के जो हेड हुआ करते थे उनसे उनके नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो सेडलर कमीशन किसके समय पे आया है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पे आया है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन, और 1917 का समय चल रहा है। फिर इसके बाद इचकैप कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो ये लॉर्ड रेडिंग के समय में आया है 1923 में। ठीक है, और सर्जन कमीशन की अगर हम बात करेंगे, सर्जन प्लान की, तो ये लॉर्ड वेवल के समय में आया है 1944 में। सारे कमीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न आपसे बोला जा सकता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इनको अरेंज करिए कि कौन सा कमीशन पहले आया है, कौन सा कमीशन बाद में आया है। या फिर पूछा जा सकता है कि कुछ कमीशंस के नाम दिए जा सकते हैं आपको, और पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा आपका शिक्षा से रिलेटेड कमीशन है। ठीक है, तो कमीशन के नाम याद होने चाहिए। या फिर प्रश्न बन सकता है कि ये कमीशन किस वाइसरॉय के समय में बना था, कौन सा ईयर था। तो हर चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट वॉल्केनो है। ठीक है, डोरमेंट वॉल्केनो इसमें से कौन सा है, तो वेसुवियस दिया है, पोपा दिया है, को सुल्तान दिया है और चिम्बो रोजो दिया है। तो यहां पर आपका वेसुवियस, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रसुप्त ज्वालामुखी की, तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में कोई उद्गार मतलब कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। यहाँ पर अभी ये ऐसे डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, अभी इनमें रिसेंट कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। तो इसमें आपका वेसुवियस ज्वालामुखी की बात की गई है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ और ज्वालामुखी के नाम दिए गए हैं और ये कहां पर है, ठीक है। माउना किया की बात करें तो ये हवाई में है, माउंट फिजी की बात करें तो ये जापान में है, माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीका में है, माउंट अरारत की बात करें तो ये टर्की में है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्लास। अच्छा क्लास, एक चीज मैं आपसे बोलूंगी, आप लोग के कमेंट में लिखा रहता है कि मैम आप स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं देती हैं, तो उस समय आप क्या किया करिए, वीडियो को पॉज कर लिया करिए जब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और आपको अगर लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। इसके लिए आप लोग परेशान मत हुआ करिए। अगर लेक्चर में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताया करिए कि मैम इस क्वेश्चन को फिर से समझा दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न। ये 12वां प्रश्न देखिए, रेड डेटा बुक में कौन सी सूचना मिलती है। ये प्रश्न हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला जो हम घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने डिस्कस किया है। वो उस घटना चक्र में हम सारे मतलब आपके यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके प्रश्न डिस्कस करें, अदर स्टेट के भी प्रश्नों को डिस्कस करें, यूपीएससी के प्रश्नों को भी डिस्कस करें, आईएएस के भी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं उसको भी। तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं हम, रेड डेटा बुक में कौन सी सूचना मिलती है। तो आप सभी को पता है यहाँ पर जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं प्लांट एनिमल्स के, ठीक है, उनकी बात की जाती है रेड डेटा बुक को। और इसको पब्लिश कौन करता है, इस बुक को IUCN द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। लुप्त प्राय पौधे व पशुओं की लिस्ट इसमें मिलती है, ठीक है, IUCN द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सोरोरन मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ये किस देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपीन में, मैक्सिको में या फिर कनाडा में। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है बताइए, सही उत्तर आपका है ये मैक्सिको में है, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर हम कुछ डेजर्ट्स के नाम देख लेते हैं और उनकी लोकेशन देख लेते हैं। गोबी डेजर्ट की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है, ये चाइना में है, मंगोलिया में है। कलाहारी डेजर्ट पेपर में कई बार पूछा गया है, ये आपका कहां पर है, ये आपका सदर्न अफ्रीका में है और मिडिल अफ्रीका में है। सदर्न अफ्रीका के किन किन कंट्रीज में ये लाई करता है, बोत्सवाना में, नाम्बिया में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, और मिडिल अफ्रीका के अंगोला में, ठीक है। पेंटागोनियन डेजर्ट की बात करें तो ये आपका साउथ अमेरिका में है और कहां कहां ये लाई करता है, अर्जेंटीना और चिली में। याद रखिएगा क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, हर साल ये पूछा जाता है, ज्यादातर चांसेस होते हैं। कैराकूम डेजर्ट की हम बात करें तो तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। कोलोराडो प्लेटू की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। सोनोरन डेजर्ट की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल अमेरिका में है, मैक्सिको में, ठीक है, और नदर्न अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट में भी इसके कुछ पार्ट लाई करते हैं। टकला मकान की बात करें तो आप सभी को पता है, गोबी डेजर्ट, टकला मकान, ये सब चाइना में है। थार डेजर्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका इंडिया और पाकिस्तान में है, ठीक है। दस्ताई मार्गो की बात करें तो अफगानिस्तान, रेगिस्तान डेजर्ट अफगानिस्तान। अटाकामा डेजर्ट पेपर में कई बार पूछा है, चिली और पेरू में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, और किस कंट्री में लाई करता है, चिली एंड पेरू में, ठीक है। नामिब डेजर्ट जो है वो आपके सदर्न अफ्रीका में है और किस कंट्री में है, नाम्बिया में है और अंगोला में है, ठीक है। दस्ते कावर की अगर हम बात करें तो ये ईरान में है। दस्ते लूट की अगर हम बात करें तो ईरान में है। क्लास कई बार यहां से प्रश्न बने हैं इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। अच्छा एक मिनट, स्क्रीनशॉट लेंगे क्या आप लोग, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब सहारा डेजर्ट की बात कर लेते हैं। सहारा डेजर्ट आपका कई जगह लाई करता है। नॉर्थ अफ्रीका में हम जब बात करें, देखिए अफ्रीका में जब आप देखेंगे अफ्रीका के मैप को तो नॉर्थ अफ्रीका में अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, सूडान, टूनिशिया। वेस्ट अफ्रीका में जब हम आएंगे तो आपका माली, मोरिटेनिया, नाइजर, ठीक है। मिडिल अफ्रीका में चाड और ईस्ट अफ्रीका में इरिट्रिया। तो अब आप अफ्रीका के जब मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है ना क्लास, यहाँ पर तो कुछ अजीब सा बन गई, तो साउथ अफ्रीका अमेरिका दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा ये आपका नॉर्थ हो जाएगा इधर, ठीक है, इधर साउथ हो जाएगा, बहुत ही अजीब बन गया, इसको थोड़ा सा ऐसे करके बनाना चाहिए, ठीक है। इधर आपका साउथ हो जाएगा, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 14 प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, भारत की जल एवं स्थल दोनों से लगने वाले कितने पड़ोसी देश हैं।
तो कितने पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ अपनी वाटर बाउंड्री भी शेयर करते हैं और लैंड भी शेयर करते हैं? तो आप याद रखिएगा 3 हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश याद रखिएगा। तो यहां पर आपका क्या सही उत्तर हो गया? आपका बी सही हो गया। हम पाकिस्तान की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब से लगती है इसकी सीमा। म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से। बांग्लादेश की बात करें तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा से इसकी सीमा लगी हुई है। 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं। इसमें बोला गया है कौन सा पास आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, बोमडीला दर्रा, तुजू दर्रा, दीपू दर्रा या फिर याब दर्रा। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है आपका तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये कहां पर है? ये मणिपुर में है। कहां पर है? ये मणिपुर में है। तो आपका बी सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है बोला गया है, ध्यान से इसको देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित है ये बोला गया है। जन धन योजना 2015 दिया गया है। ठीक है, तो जन धन योजना की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2015 से नहीं 2014 से की गई थी। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना की जब हम बात करेंगे 2016 दिया गया, यहां पर 2015 होगा। नमामि गंगा योजना की जब हम बात करते हैं, नमामि गंगा योजना की, तो ये आपका कब हुआ है बताइए? ये आपका सही दिया गया है 2016 में ही। ठीक है, और जब हम संपदा योजना की बात करते हैं तो संपदा योजना आपका 2017 में स्टार्ट हुई है। तो यहां पर सही कौन सा है? सी आपका सही है। क्लास इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछते हैं। अगर आपने पास्ट ईयर्स के प्रश्न देखे होंगे तो जितनी प्रमुख योजनाएं हैं वो किस ईयर में लॉन्च हुई है ये प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा रटने वाला प्रश्न है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो हो सकता है पेपर में रिपीट कर दे प्रश्न और आपका सही हो जाए ना, ऐसा हो सकता है ना। चलिए, इनमें से अगर आपको 2 भी योजना याद थी कि वो कब लॉन्च हुई है, तब भी आपकी आंसर की सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती। आप 2 एलिमिनेट करते, 2 ही तो बचता, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते। तो इसीलिए जो पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़ा करिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं 18वां प्रश्न देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक रहता है? ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई की बात की गई है, तो कब से कब तक रहता है? ये जुलाई से जून। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये आपका होगा ये वाला, सी आपका सही उत्तर है। 19वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से वे कौन से 2 वर्ष हैं जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो बैंक आपके नेशनलाइज किस ईयर में हुए? तो आप याद रखिएगा, बैंक का नेशनलाइजेशन आपका 2 बार जो हुआ है वो 1969 में पहली बार हुआ है, फिर 1980 में हुआ है। ठीक है, 1969 और 1980 में। तो यहां पर आपका डी सही है। 1969 में 14 बैंकों को का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, और वर्ष 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 20वें प्रश्न की अब हम बात करते हैं। भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यहां पर भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी बताइए? तो 1972 में की गई थी, याद रखिएगा 1972 में। अच्छा, जिस प्रश्न में कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, उसको एक्सप्लेन क्या करूंगी? ठीक है, यहां पर आपको डायरेक्ट प्रश्न है कि कब की गई थी, तो यहाँ पे ईयर ही आपको बताना है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं बता रही हूं वहां पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से ग्रहित है? तो बताइए, जो राज्यसभा, द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो ये आपका कहां से लिया गया है? ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ए आपका सही उत्तर है। जब आपसे बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की, डीपीएसपी की, तो वो कहां से लिया गया है बताइए? वो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है,
अब देखिए, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात करते हैं, संशोधन की, जो कि आपके अनुच्छेद 368 में दिया गया है, ये प्रावधान भी कहां से लिया गया है? यह प्रावधान भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दोनों याद रखिएगा। चलिए, अक्सर बच्चों को ये याद रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स, ये वाला जो इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ये कहां से लिया गया, उसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए आपसे ये प्रश्न पूछा गया। 22वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर संविधान के किस भाग में स्थानांतरित कर दिया गया? ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट एंड ट्रांसफर्ड टू विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी। तो यहाँ पे संविधान के किस पार्ट में इसको ट्रांसफर किया गया है? तो ये संविधान के 12वें में किया गया है। और आपको पता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो यहाँ पर देख लीजिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पर कुछ समितियों का नाम दिया गया है आपका। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका राज प्रहलाद समिति दिया गया है, राम नंदन समिति दिया गया है, के शिवा रेड्डी समिति दिया गया, पीसी पासवान समिति दिया गया। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है राम नंदन समिति। एक अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, वर्ष 1993 में ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा राम नंदन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं, 24वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उपबंध कराता है? ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में किस आर्टिकल में बोला गया? बहुत ही आसान प्रश्न है आज पॉलिटी से। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप बहुत आराम से कर ले रहे होंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है, डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं आज के टेस्ट में। तो अनुच्छेद 308, 246, 348, 312, और आप सभी को पता है 312 में ऑल इंडिया सर्विस की बात की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, यहां पर पूरा पढ़ लेते हैं हम इसको एक बार। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उपबंध अनुच्छेद 312 में है। इस अनुच्छेद के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की शक्ति राज्यसभा को दी गई है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो कार्यपालिका नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। 25वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? ठीक है, तो कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, सहकारी समिति की बात की गई है, फिर राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, और फिर क्षेत्रीय परिषद की बात की गई है, जिसको कि हम रीजनल नहीं जोनल काउंसिल कहते हैं। और आप सभी को पता है जो जोनल काउंसिल है वो आपके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, जोनल काउंसिल का जो गठन है वो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू हुआ था। ये चीज आप याद रखिएगा। हिंदी में एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषदें गैर संवैधानिक, जोनल काउंसिल की बात की गई है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसकी की स्थापना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा की गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको गठित किया गया था। वर्तमान में देश में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, इस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, जोनल काउंसिल का, तो आप याद रखेंगे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है और बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है प्राइम मिनिस्टर। नहीं, जब भी जोनल काउंसिल की बात आती है तो उसके अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 26वां। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकंपी तांत्रिका का तंत्र कार्य नहीं है? यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की गई है, तो कौन सा इसका काम फंक्शन नहीं है? सिंपैथेटिक, ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात की गई है यहाँ पर। तो देखिए क्लास,
जब भी हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की तो एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं और एक आपकी सिंपैथेटिक नर्व्स होती है। तो चलिए पहले इस प्रश्न का हम सही उत्तर देखते हैं। या लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, या श्वसन दर को तीव्र करता है, या नेत्र की पुतलियों का संकुचन करता है, या रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है, या नेत्र की पुतलियों का संकुचन करता है, ये आपका इसका कार्य नहीं है। ठीक है, इट कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपल्स ऑफ आई, ये इसका कार्य फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सिंपैथेटिक नर्व्स दिया गया है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स दिया गया है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे, इट डायलेट्स द पपिल्स। ठीक है, ये देख लीजिए, जो पुतलियां हैं उनको डायलेट करता है, और यहाँ पर ये संकुचन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। यहाँ पर जब आप व्याख्या में देखेंगे तो देखिए लिखा है, अनुकंपी तांत्रिका तंत्र नेत्र की पुतलियों को फैलाता है। ठीक है, डायलेट करता है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, फैलाता है, डायलेट करता है, जबकि परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र इसके विपरीत कार्य करता है। ठीक है, ये संकुचन करता है। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं हम 27वां प्रश्न। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है बताइए ह्यूमन बॉडी में? तो यहाँ पे कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन दिया है, फिर कैल्शियम दिया है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 65%। ठीक है, कार्बन की बात करें तो 18%, हाइड्रोजन की बात करें तो 10%। ठीक है, और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो वो 3%, और कैल्शियम की अगर हम बात करें तो वो 2%। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। चलिए 28वां प्रश्न हम देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव शामिल नहीं होता है? तो कौन सा प्रोड्यूसर गैस में आपका शामिल नहीं होता है? नाइट्रोजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, और कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। तो देखिए क्लास, आप याद रखिएगा, जब भी हम प्रोड्यूसर गैस की बात करेंगे, यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस की जब भी आपसे बात की जाएगी तो इसमें आपका 70% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। 25% की जब हम बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, 4% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये याद रखिएगा आप। तो यहां पर आपका कौन सा बचा? हाइड्रोजन बचा। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नॉट इंक्लूडेड पूछा गया है। ये बात आप याद रखिएगा, नॉट इंक्लूडेड तो हाइड्रोजन। 29 प्रश्न को हम देखते हैं। आवेग का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स? तो यहाँ पे इम्पल्स की यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर आपका जब भी हम इम्पल्स की बात करते हैं तो इम्पल्स का आपका क्या होता है? मीटर सेकेंड। ठीक है, या फिर न्यूटन सेकेंड। तो यहां पर देखिए ये जो आपका दिया गया है ये न्यूटन सेकेंड होगा, पर सेकेंड नहीं होगा। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहां पर ये ए आपका सही उत्तर होगा। अब यहां पर आप व्याख्या देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट की बात की गई है, वो क्या है? न्यूटन सेकेंड है, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ऐसे न्यूटन सेकेंड है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 30वां प्रश्न। विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात की गई है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? इलेक्ट्रिक फ्यूज में 63% शीशा और 37% जस्ता होता है। याद रखिएगा, जब भी हम फ्यूज की बात करते हैं तो उसमें 37% जो होता है वो जस्ता होता है, मतलब जिंक होता है, और 63% जो होता है, यहाँ पे उल्टा दिया है क्लास, देखिए यहाँ पे 63% जो है वो जिंक होना चाहिए, जिंक। ठीक है, और यहाँ पर जो 37 दिया है वो आपका क्या होगा? वो आपका लेड होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, उल्टा रिवर्स कर दिया है इस चीज को। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। या सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है, ये भी आपका गलत है। या सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, सीरीज में लगाया जाता है, समांतर नहीं, पैरेलल नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ना तो 1
ना तो 2। ठीक है, डी आपका सही उत्तर हो गया। 31 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा पोर्ट आपका रसायन पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले दहेज दिया है, फिर एन्नोर दिया है, हल्दिया दिया है, पारादीप दिया है। तो यहाँ पे दहेज जो है आपका, ये बंदरगाह आपका गुजरात में लोकेटेड है, सबसे पहले आप याद रखेंगे। ठीक है, और इस बंदरगाह को हम रसायन बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। देखिए, गुजरात में स्थित दहेज बंदरगाह देश का एक ऐसा पहला बंदरगाह है जो रसायनों के निपटाने हेतु स्थापित किया गया, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर एन्नोर की बात करेंगे, एन्नोर पोर्ट की बात करेंगे, तो यह देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, हल्दिया पोर्ट आपका कोलकाता में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर पारादीप पोर्ट की बात करें तो ये महानदी के मुहाने पर है, कहां पर है? उड़ीसा में। पर कुछ पोर्ट्स के नाम हम लोग देख लेते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं चेन्नई पोर्ट की, तो आपको पता है तमिलनाडु में है, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है और सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट है। जब हम कोची पोर्ट की बात करते हैं, बंदरगाह की बात करते हैं, तो ये केरल में है। ठीक है, ये कहां पर सिचुएटेड है? वेम्बनाड झील पर। ठीक है, एन्नोर की अगर हम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है और ये इंडिया का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है। ठीक है, फिर जब हम कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता पोर्ट की, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है और इंडियाज ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट। ठीक है, ये कहां पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड ऑन हुगली रिवर नोन एज डायमंड हार्बर। तो अगर आपसे पूछिए कि किस पोर्ट को हम डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे कोलकाता पोर्ट को। ये किस रिवर पर सिचुएटेड है? ये आपका हुगली रिवर पर सिचुएटेड है। अगर आपसे पूछेगा कि वेम्बनाड लेक पर कौन सा पोर्ट आपका सिचुएटेड है, तो आप याद रखेंगे कोची पोर्ट। ठीक है, इसी तरीके से जब हम कांडला पोर्ट की बात करते हैं, तो कांडला पोर्ट कहां पर है? कांडला पोर्ट गुजरात में है, ये एक टाइडल पोर्ट है, याद रखिएगा। मैंगलोर पोर्ट की बात करेंगे, ये कर्नाटक में है। ठीक है, मोरमुगांव पोर्ट की बात करेंगे तो ये गोवा में है और ये किस रिवर पर है आपका सिचुएटेड? तो जुआरी रिवर पर है, ये भी याद रखिएगा। कभी हो सकता है पेपर में आपसे रिवर पूछ ले और उस रिवर पर कौन सा मेजर पोर्ट आपका सिचुएटेड है ये पूछ ले, तो आप याद रखिएगा जब भी हम वेम्बनाड लेक की बात करेंगे यहाँ पर कोची पोर्ट है, जब हम हुगली रिवर की बात करेंगे यहाँ पे कोलकाता पोर्ट है, जब हम जुआरी रिवर की बात करेंगे जो कि गोवा में फ्लो करते हैं यहाँ पे मोरमुगांव पोर्ट है। ठीक है, मुंबई पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है एंड हार्बर इन इंडिया। जब हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की बात करेंगे, ये आपका नवी मुंबई में है और ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, याद रखिएगा। पारादीप पोर्ट की अभी हमने बात की है, ये कहां पर है? ये उड़ीसा में है। टुटीकोरिन पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में। ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए 32वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश काला सागर के तट पर स्थित है? तो कौन कौन से आपके काला सागर पे स्थित है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम मैप के थ्रू इसको देखते हैं क्लास। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको एक सीक्वेंस में अगर हम इसको याद करें तो आप याद कर सकते हैं। देखिए, ब्लैक सी यहाँ पर है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रोमानिया दिख रहा है, आर हो गया, यू से यूक्रेन हो गया। ठीक है, आर से रशिया हो गया, जी से जॉर्जिया हो गया, टी से टर्की हो गया और बी से बुल्गारिया हो गया। अब क्लास देखिए, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इनको अरेंज करिए, तब थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हो जाती है। अगर आप चाहें तो रूर बीटीजी से याद रख सकते हैं, अगर आपके पास बेटर कोड है तो और तब आप उस कोड से याद रखिए, लेकिन मुझे रूर बीटीजी से याद था। तो मुझे जब रूर बीटीजी से मैंने इसको याद किया था तो मुझे एक फायदा था कि कभी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या साउथ में कौन है नॉर्थ में कौन है इस तरीके से पूछ लेता था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी कि ब्लैक सी के साउथ में कौन सी कंट्री है आपकी या फिर नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, तो मैं आसानी से आंसर दे लेती थी क्योंकि मुझे पता था। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है रूर बीटीजी। तो आर से रोमानिया हो गया, यू से यूक्रेन हो गया, फिर आर से आपका रशिया हो गया, फिर बी से आपका क्या हो गया बताइए, बी से इधर आपका बुल्गारिया हो गया, फिर
टर्की हो गया, फिर जॉर्जिया हो गया। ठीक है, तो आप याद रखिए यहां पर आपका क्या हो गया, इस तरीके से आप इसको याद करिएगा। चलिए मैप को अब हम देखते हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक सी दिख रही है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रोमानिया हो गया, रोमानिया के बाद यूक्रेन हो गया, फिर रशिया हो गया, फिर जॉर्जिया हो गया, फिर टर्की हो गया, फिर बुल्गारिया हो गया। तो मैंने तो इसे याद किया था रुर बीटीजी से। अब आप जिस तरीके से याद करें ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहां पर देखिए आर से क्या क्या हो गया, रोमानिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, टर्की हो गया और जॉर्जिया हो गया। अब हम लोग पेपर को देखते हैं। पेपर में देखिए आपसे क्या पूछा गया, कौन कौन सा ब्लैक सी पे सिचुएटेड है। तो रोमानिया है, ठीक है, यूक्रेन है, बुल्गारिया है। तो यहां पर 1 2 3 ग्रीस और अर्मानिया नहीं है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर है। इसी तरीके से अगर पेपर में कभी आपसे कैस्पियन सी पूछे तो एक तरीका होता है इसको याद करने का, तारिक या फिर कतियार, जैसे भी आपको याद करना है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर हम तारिक की बात करेंगे तो यहां पर आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, इधर आपको दिख रहा है। ठीक है, ए से अजरबैजान हो गया। ठीक है, आर से आपका क्या हो गया, रशिया हो गया। ठीक है, आई से ईरान हो गया, के से कजाकिस्तान हो गया। तो आप कैस्पियन सी को तारीख करके याद कर सकते हैं। टी से तुर्कमेनिस्तान हो गया, फिर मैं बता दे रही हूं, ए से अजरबैजान हो गया, आर से रशिया हो गया। ठीक है, आई से ईरान हो गया, फिर कजाकिस्तान हो गया। तो कैस्पियन सी को याद करने का ये तरीका हो गया, ब्लैक सी को याद करने का रुर बीटीजी हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो एक एक स्टेटमेंट को हम पढ़ते हुए चलते हैं। किम्बर्ले का पठार सोने व हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां पर ये आपका सही है। किम्बर्ले प्लेटू जो है वो आपका फेमस है। ठीक है, किसके लिए, सोने और डायमंड के लिए, गोल्ड और डायमंड के लिए। ये आपका कहां पर है किम्बर्ले पठार, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, हम देखते हुए चलते हैं। क्वेटा डेनमार्क का अधिकृत क्षेत्र है जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के दक्षिण तथा अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेटा जो है वो एक टेरिटरी है डेनमार्क की जो कि लोकेटेड है जल डमरू मध्य, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात की गई है और नॉर्थ अफ्रीका की। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका गलत है, डेनमार्क नहीं होगा। ठीक है, फॉल्स पूछा गया है, यहाँ पे डेनमार्क नहीं होगा, आपका स्पेन होना चाहिए। लेकिन अभी हम और स्टेटमेंट्स को भी देखते हैं। ठीक है, डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, ये आपका सही है। टेनेसी नदी पर टेनेसी वैली प्रोजेक्ट विश्व की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका गलत कौन सा था, बी ही आपका गलत था, बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जब भी हम बात करते क्वेटा की तो ये डेनमार्क में नहीं, ये स्पेन का एक अधिकृत क्षेत्र है। ठीक है, जो कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के दक्षिण तथा अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 34वां प्रश्न। निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में आपको इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा, अगर हम द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, आप सभी को पता होगा, ग्रीनलैंड। ये पता है ना आपको। ठीक है, ग्रीनलैंड है। और अब यहां पर ग्रीनलैंड आपको नहीं दिया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ग्रीनलैंड आपका कहां पे स्थित है, आर्कटिक महासागर में स्थित है, आपको पता है। ठीक है, फिर इसके बाद न्यू गिनी है जो कि प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में है। फिर बोर्नियो है। अब यहां पर देखिए बोर्नियो आपका कहां दिया गया है, यहां दिया गया है। यहां पे आपको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, तो मतलब पीछे बोर्नियो होना चाहिए 4th नंबर पे। तो अभी तो हमको बी लग रहा है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, सबसे बड़ा आपका ग्रीनलैंड है, फिर न्यू गिनी है। ठीक है, उसके बाद बोर्नियो है,
बोर्नियो कहां पर है? इंडियन ओशियन में है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद मेडागास्कर है, तो इसके बाद 3 आएगा, 3 यहां पर दिया गया है, ठीक है। मेडागास्कर कहां पर स्थित है? इंडियन सागर में है, ठीक है। फिर बेफिन द्वीप है, बेफिन आइलैंड है। फिर उसके बाद आपका होन्शु द्वीप है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब आपको पता चल गया, बी आपका सही उत्तर है, बी आपका सही उत्तर है। चलिए 35 प्रश्न को देखते हैं, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नदियां अपना अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में संप्राय मैदान निर्माण करती है। रिवर फॉर्म्स द प्लेन एट द एंड ऑफ देयर इरोजन साइकिल। फिर है चूना पत्थर वाली शैलों पर जल के प्रवाह होने से अपरदन व घुलनशीलता से कास्ट मैदान का निर्माण होता है। तो यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है, सी आपका सही उत्तर है। देखिए, नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित मैदानों में सर्वप्रथम पेनिप्लेन मैदान है। तो कभी पेपर में आपसे पूछे कि पेनिप्लेन मैदान क्या होते हैं, तो आप याद रखिएगा, जब नदियों का अपरदन होता है तो उस समय नदियों द्वारा निर्मित जो सर्वप्रथम मैदान होता है उसे हम पेनिप्लेन मैदान कहते हैं। पेपर में ये चीज आप समझ लीजिएगा, हो सकता है इस तरीके से भी प्रश्न पूछ ले, तो भूलिएगा नहीं। नदियां अपना अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में उच्च स्थल खंड पहाड़ पठार को काटकर अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, जिसे संप्राया मैदान कहते हैं। तो आपको पता है कि नदियां किस तरीके से, अब आप खुद सोचिए, जब नदियां आपकी बहती हैं, हिमालयन रिवर्स की अगर हम बात करें, तो वो किस तरीके से पहाड़ पठार को काटते हुए फिर वो प्लेन सरफेस पे, प्लेन उस पे पहुंचती है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो चलिए ठीक है क्लास, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे फिर 35 प्रश्नों के साथ। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं फिर 35 प्रश्नों के साथ। आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और समय बहुत कम बचा हुआ है, तो पढ़ाई करते रहिए। तो धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन